Hello my dear student, I am Firdaus Khanna from Chemistry Department of Residence PCCB Division कोटा। और आज हम जनरल केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ केमिकल फॉर्मूला किस तरह से बनाते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, आपने देखा होगा काफ़ी सारे एलिमेंट्स आपको आपके एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं जिसमें अलग अलग वैलेंसीज होती है, जिसमें से कुछ को हम केटायंस बोलते हैं और कुछ को बोलते हैं एनायंस। ठीक है, तो आज हम जो है उसी की प्रिपरेशंस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल फॉर्मूला दैट मीन्स ऐसा फॉर्मूला जो किससे रिलेटेड है, केमिकल से। और केमिकल्स बनाएगा कौन? जो एलिमेंट्स होते हैं वो मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? केमिकल्स का। ठीक है, अब जो केमिकल्स बनाने की ज़रूरत उनको पड़ी क्यों? क्योंकि वो कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, और उनको कंप्लीट करना होता है अपना ऑक्टेट रूल। और ऑक्टेट रूल जो है वो रिलेटेड है किसके साथ? वो रिलेटेड है इनर्ट गैस के साथ। ठीक है, अब इनर गैसेस से ही हमने ऑक्टेट रूल क्यों लिया? बिकॉज ये क्या होती है? हाईली स्टेबल होती है, इसीलिए इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट इनका होता है। और सभी एलिमेंट्स जो हैं वो यही कोशिश करते हैं कि हम भी इनर गैसेस की तरह कैसे हो जाए? स्टेबल हो जाए। ठीक है, इसीलिए वो क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो देंगे या किसी से लेंगे, और उसी के बेसिस पे क्या होता है? जनरेट होता है केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, आपने केटायन एनायन के बारे में प्रीवियस जो हमारी क्लासेस थी उसके अंदर सीख ही लिया होगा। ठीक है, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगी कि केटायंस किसको कहते हैं और एनायंस किसको कहते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल्स फॉर्मूला की। तो एक केमिकल जो फॉर्मूला है वो क्या चीज़ बताता है हमको? केमिकल फॉर्मूला को देख करके ही हम बता सकते हैं कि ये जो केमिकल फॉर्मूला है वो कौन से एलिमेंट्स का है, इसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना, और इसका नाम क्या क्या होगा। तो केमिकल फॉर्मूला को बताने के लिए सबसे पहले हमको किसको पहचानना आना चाहिए? एलिमेंट्स को पहचानना आना चाहिए। जब आपको एलिमेंट्स की नॉलेज होगी तभी आप क्या कर सकोगे? केमिकल फॉर्मूला को बना सकोगे, है ना, उनके ऊपर वैलेंसीज का पता लगा सकोगे और उसी के बेसिस पे आप जनरेट करोगे केमिकल फॉर्मूला को। अब हम देखते हैं केमिकल फॉर्मूला की अगर कोई डेफिनेशन हम बनाएं तो क्या होगी। मीन्स जो एलिमेंट्स आपने पहचान लिए हैं, सब कुछ कर लिया, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि आप सोडियम को पहचानते हैं उसके सिंबल से, सोडियम का सिंबल होता है Na। ठीक है, वैसे हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। तो बेसिकली हम जो केमिकल फॉर्मूला है उसके अंदर इन्हीं सिंबल्स को यूज़ करने वाले हैं और इन्हीं सिंबल्स की हेल्प से हम केमिकल फॉर्मूला को बनाएंगे। तो इसी सिंबल के बेसिस पर हम एक अच्छी सी डेफिनेशन यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला के लिख सकते हैं। वो क्या होगी हमारी? तो हम पहले तो हेडिंग डाल ही लेते हैं कि हम पढ़ने वाले हैं केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला, और इसकी सबसे पहले लिख लेंगे हम डेफिनेशन। तो मैं आपको ये डेफिनेशन डिक्टेट करते हुए लिखवा रही हूं। मॉलिक्यूल्स, केमिकल फॉर्मूला एक्चुअली हम बना किसके रहे हैं बच्चों? मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनाएंगे? कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स के अंदर ये केमिकल फॉर्मूला जो बन रहा है वो पार्टिसिपेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से बन रहा है। वो कौन है? एलिमेंट्स हैं, है ना। तो हमें सबसे पहले उन एलिमेंट्स के सिंबल को याद करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं? उसकी केमिकल फॉर्मूला को बना सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स आपने पढ़े हुए हैं, एक तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, मीन्स ये अगर H2 हमने लिखा तो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है, राइट। अब टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? कंपाउंड का। तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम इसकी डेफिनेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मे बी, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ थोड़ा और डार्क, कंपाउंड्स may be represented by the symbol या symbols of elements of
molecules is called chemical formula. कुछ एग्जाम्पल्स लिखती हूँ केमिकल फॉर्मूला के। आपने देखा होगा H2SO4, ये केमिकल फॉर्मूला, अगर हम इसको H2SO4 को हम जनरली क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड का रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव है ये केमिकल फॉर्मूला इसका, कि सल्फ्यूरिक एसिड अगर हमको इस तरह से वर्ड के फॉर्म में नहीं लिखना है तो हम किस तरह से उसको बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और कौन से नहीं है। तो ये हमको कब पता चलेगा, जब हम इसके केमिकल फॉर्मूला को देखेंगे। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ हमने बोल दिया, हमें कोई नॉलेज नहीं है अगर हम इसको वर्ड फॉर्म में ही पढ़ते रहें तो किसके अंदर होगा कौन और कौन नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें हाइड्रोजन और सल्फेट आयन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला या उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन हो गया, H2SO4, जो कि किस फॉर्म में यहाँ पर आपको एक केमिकल फॉर्मूला के रूप में। वैसे अगर हम यहाँ पर देखें नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आपने लिख दिया सिंपली ऐसे, लेकिन फिर गड़बड़ ये होगी कि हमें पता नहीं है कि नाइट्रिक एसिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से हैं। तो जब हम इसके केमिकल फॉर्मूला को लिखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये किन से मिलकर के बना हुआ था, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उनका सिंबल्स क्या है। ये H का सिंबल है, ये नाइट्रोजन का सिंबल है और ये ऑक्सीजन का सिंबल है। इस ऑक्सीजन को मैं थोड़ा कैपिटल लिखूंगी, इक्वल टू नाइट्रोजन ऐसे। ये हो गया हमारा नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली सबसे ज़्यादा मेन रोल जो प्ले कर रहे हैं वो कौन कर रहा है, यहाँ पे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स कर रहे हैं। आपको एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज है, लेकिन अगर आपको उनके सिंबल्स नहीं ठीक से पता तो आप केमिकल फॉर्मूला में गलती कर दोगे। इसलिए हमें एक एक एलिमेंट्स को उनके सिंबल्स के थ्रू पहचानना आना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि केमिकल फॉर्मूला जो है इसकी सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फॉर्मूला। तो नेक्स्ट हमारा जो होगा हेडिंग वो होगा सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फॉर्मूला। सिग्निफिकेंस दैट मीन्स क्या क्या हेल्प हमको मिलती है एक केमिकल फॉर्मूला से। तो फर्स्ट हेल्प तो यही हमको देखने को मिली कि अगर केमिकल फॉर्मूला हमने लिखा है तो हम उस केमिकल फॉर्मूला से डायरेक्टली उसके नाम को पहचान सकते हैं। नेम ऑफ ए सब्सटेंस, केमिकल फॉर्मूला shows the name of a substance. सेकंड, सब्सटेंस का नाम पता चल गया, उस सब्सटेंस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं या कितने उस कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ये दोनों ही चीज़ें हमें कौन बताएगा, केमिकल फॉर्मूला। तो पहले हम लेके चलते हैं कि केमिकल फॉर्मूला के अंदर एलिमेंट्स है कौन से। तो केमिकल फॉर्मूला हमें क्या बताएगा, केमिकल फॉर्मूला shows the name of elements of a molecule of a substance. ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल जो सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है उनके एलिमेंट्स के जो भी नेम्स हैं वो सब हम देख करके बता सकते हैं, किससे, इस केमिकल फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज दैट केमिकल फॉर्मूला को देख करके हम नंबर ऑफ एटम्स का पता लगा सकते हैं, और ये जो नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे होते हैं
वो क्या कहलाते हैं, हमारे एटॉमिसिटी कहलाते हैं, है ना। तो इट हेल्प्स टू डिटरमाइन एटॉमिसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। अब मीन्स एटॉमिसिटी आपको पता होगी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ केमिकल फॉर्मूला इज नॉन एज एटॉमिसिटी। मीन्स यहाँ पर अगर हम इनकी एटॉमिसिटी को काउंट करें तो कितनी होगी, हाइड्रोजन है 2, सल्फर है 1, दैट मीन्स 3, 3 + 4 होगी 7। मीन्स नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम जो है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर वो कितने हैं, 7 है। इसमें से 2 एटम तो हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम सल्फर का है एंड 4 एटम जो है हमारे पास ऑक्सीजन के। तो इस तरह से हमें केमिकल फॉर्मूला के जरिए ये पता चल गया कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट थे, और इस नंबर ऑफ एटम से क्या कहलाते हैं, हमारे एटॉमिसिटी कहलाते हैं। ठीक है। फोर्थ अगर हम आगे बढ़े इसकी सिग्निफिकेंस की तरफ, तो ये हमें क्या पता लगाता है, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट relative mass and gram atomic mass, ग्राम एटॉमिक नहीं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी होगा, ग्राम एटॉमिक मास भी हमको पता चल ही जाएगा इससे, क्योंकि एलिमेंट्स का भी अपना एक मॉलिक्यूल्स होता है, तो वहाँ हम इसके एटॉमिक मास को निकाल सकते हैं। एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास की तरफ हम जाएंगे, जिससे पूरे मॉलिक्यूल्स का मास हमको पता चलेगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। आपने मास नंबर निकालना सीखा है। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं किसके, मास नंबर के। ठीक है। उसी तरह से हमने जो नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाले हैं उसके अंदर सीखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास को किस तरह से डिटरमाइन या कैलकुलेट किया जाता है ना। थोड़ा सा ही इसके अंदर थोड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा डिस्टेंस होता है समझने में। बेसिकली आप मास नंबर तो याद रख ही लें अभी कि मास नंबर हम कैसे निकालते हैं, उसी से रिलेट करेंगे हम इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास को। ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर देखें इसका मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकालें या मास नंबर की हेल्प से निकालें, जैसे कि हाइड्रोजन 2 है, सल्फर का आपको पता है 32 होता है, देन ऑक्सीजन का होता है 16, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो इसका मॉलिक्यूलर मास आपको निकल कर आ जाएगा, और उसी की हेल्प से हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस हो गई किसके, केमिकल फॉर्मूला के। अब आप देखो, अगर सिर्फ हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते तो इस सल्फ्यूरिक एसिड को सिर्फ वर्ड फॉर्म में अगर हमने लिखा होता तो ना तो हमें इसकी एटॉमिसिटी पता होती, ना ही हमें इसके एलिमेंट्स जो हैं उसके बारे में पता होता, और हम इसकी रिलेटिव मास को भी नहीं निकाल सकते थे, मास नंबर को भी नहीं निकाल पाएंगे, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को भी बिल्कुल भी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो एक केमिकल फॉर्मूला इतना ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और कुछ स्टेप्स लिखेंगे, हम इसकी मेथड लिखेंगे जिसके थ्रू हम किसी भी केमिकल फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर, है ना। और हमें उसको सीखने के बाद केमिकल फॉर्मूला इजीली बनाना आ जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ मेथड्स लिखने वाली हूँ। जब तक आपने बोर्ड की जो अनादर साइड पे हमने लिखा हुआ है, अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं बढ़ती हूँ आगे और लिखते हैं मेथड्स ऑफ राइटिंग। मेथड या हम इसको स्टेप्स भी बोल सकते हैं, मेथड्स, या हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे स्टेप्स ऑफ राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे फर्स्ट स्टेप,
स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 की अगर हम बात करें तो हमें इसके अंदर लिखना किसको होता है, सबसे पहले हमें जो एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है उनको उनकी आयनिक फॉर्म में लिखना होता है, दैट्स मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की फॉर्म में। और पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं केटायन और नेगेटिव आयन को बोलते हैं एनायंस, आपसे पढ़ा होगा, ठीक है। अब जो एनायंस होते हैं वो केटायन क्यों बने, ये एनायंस है हमारे, ये आयंस है। अब इस आयंस में से जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जनरली अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, है ना। और डोनेट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन में। तो जो पॉजिटिव आयन होते हैं बच्चों, उन्हीं को हमने क्या बोला था, केटायंस। तो ये जो पॉजिटिव आयन है जिनके ऊपर प्लस वाला साइन होता है वो क्या कहलाते हैं, केटायन कहलाते हैं, है ना। और जिनके ऊपर नेगेटिव साइन होता है, अभी नेगेटिव साइन क्यों आया था, उसको हमने बोला था एनायन। एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ, कैटायन पॉजिटिव साइन में क्यों कन्वर्ट हुआ, बिकॉज आपको पता होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, है ना। लेकिन यहाँ पर इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये जो है हाफ फील्ड से कम फील्ड थे, ठीक है, 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स इनके पास प्रेजेंट थे वैलेंस शेल में। तो इन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट कर दिए। जब डोनेट कर दिए तो इलेक्ट्रॉन्स अब प्रोटॉन के इक्वल नहीं रहा, ये होता है नेगेटिव चार्ज और ये होता है पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए अब इनके ऊपर कौन सा चार्ज अप्लाई हो जाएगा, पॉजिटिव। बिकॉज ऑफ दिस, जो कि अभी न्यूट्रल ना रह करके क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गए, मीन्स इलेक्ट्रॉन चले गए हैं और प्रोटॉन्स के नंबर वही के वही हैं। तो इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से प्रोटॉन साइन हमको दिखाई देगा, दैट्स मीन्स ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। अब जो एनायंस है इसमें उल्टा होगा, मीन्स पहले यहाँ पर भी सिमिलर था, प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, बट अब हो क्या गया है कि प्रोटॉन सेम है और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हमने ले लिया है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। लेकिन अब यहाँ पर किसने बाजी मान ली है, नेगेटिव साइन ने, इसलिए कौन सा साइन ओवरऑल हमको यहाँ दिखाई देगा, नेगेटिव साइन हमको दिखाई देगा, बिकॉज प्रोटॉन के कंपैरिजन में नेगेटिव साइन में इंक्रीमेंट हो गया है ना। तो ये होते हैं आपके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, इसको कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव को बोलते हैं एनायन बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमें करना क्या होगा, स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं की आयन्स की फॉर्म में लिखना होगा विद देयर वैलेंसीज। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर के चलती हूँ आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड, या हम ए और बी से सीखते हैं इसको, फिर एग्जाम्पल बाद में अप्लाई करेंगे। मीन्स ये ए है, कोई भी है जिसके ऊपर +2 चार्ज है, फिर हमारे पास है बी जिसके ऊपर -3 चार्ज है। तो स्टेप 1 के अंदर हमें एलिमेंट्स को उनके चार्ज के साथ लिखना है एनायन और कैटायन की फॉर्म में। अब यहाँ पर हमने B- क्यों नहीं लिखा और यहाँ A+2 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल जो पॉजिटिव आयन होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है। ये आपका LHF, मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, और जो नेगेटिव आयन होता है उसको राइट हैंड साइड पर RHS, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू रूल हमें क्या करना है, नेगेटिव आयन को लिखना है RHS पे और पॉजिटिव को लिखना है LHS साइड पर, ठीक। सेकेंड स्टेप पे हम आगे बढ़ेंगे अब, और यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो रहा है। अब हमें करना क्या है कि जो इनकी वैलेंसीज है जो हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, इसका मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हैं और इसने 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, दैट्स मीन्स माइनस नेगेटिव साइन इसके पास है ना। तो अब हम देखते हैं कि सेकंड स्टेप में हमें इनकी जो चार्जेस हैं उसको इग्नोर करते हुए इनकी वैलेंसीज को शिफ्ट कर देना है, मतलब इंटरचेंज कर देना है। अब इंटरचेंज कैसे करेंगे, मीन्स ये ए और बी है, वैलेंसीज को चार्ज को इग्नोर करते हुए इंटरचेंज करना है। मीन्स ए का चार्ज चला जाएगा यहाँ पर बी के जस्ट नीचे 2, और बी का चार्ज जो 3 है वो यहाँ आ जाएगा ए के जस्ट नीचे 3। यहाँ मैंने चार्जेस को बिल्कुल भी शो नहीं किया है, मीन्स क्यों, क्योंकि अब ये क्या करने वाले हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के अकॉर्डिंग एक कंपाउंड बनाने वाले हैं, है ना।
और कंपाउंड जब बनाएंगे तो कंपाउंड न्यूट्रल होता है, उस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। जब ये आयंस की फॉर्म में तभी चार्ज शो करेंगे, जब ये कंपाउंड बना चुके होंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल करने के लिए ही तो इन्होंने एक दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, है ना। फिर हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। सिंपली हमें बस चलते चले जाना है रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहला रूल, पॉजिटिव को LHSP, नेगेटिव को RHSP। सेकेंड रूल, इनके चार्जेस को इग्नोर करते हुए इंटरचेंज कर देना है इनकी वैलेंसीज को। इस तरह से मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब करना क्या है, थर्ड स्टेप के अंदर हमें ये जो हमारे पास है दो एलिमेंट्स, थोड़ा इनको पास ही लिखेंगे अब हम, क्योंकि किस में कन्वर्ट होने वाले, एक मॉलिक्यूल बनाने वाले कंपाउंड का, है ना। तो अब हमें क्या करना है, इनकी जो वैलेंसीज हमने एक्सचेंज की थी, मीन्स ए को तो भेज दिया हमने बी के पास, ए की वैलेंसीज को, और बी की वैलेंसी को भेज दिया हमने ए के पास। तो इनके नीचे जो दिखाई दे रहा है ना आपको, यही वैलेंसीज आपको इनके कहाँ पे शिफ्ट कर देनी है, राइट हैंड साइड पे, लोअर राइट हैंड साइड पर। दैट मीन्स ये वाली जो साइड होती है हमारी लोअर राइट हैंड जो साइड है, यहीं पर हमें इनकी वैलेंसीज को शिफ्ट कर देना है। तो ए के पास कौन है, 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3। बी के पास कौन है यहाँ पे, 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो बनने वाला जो हमारा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या बना है, A3B2। देखो एक्सचेंज हो गया ना, ए के पास +2 था, वो एक्सचेंज होके कहाँ चला गया, बी के पास लोअर राइट हैंड साइड पर, और बी का जो -3 था उसको माइनस को इग्नोर करते हुए बी का जो वैलेंसीज है वो ए के लोअर राइट हैंड साइड पर चली गई है। तो इस तरह से अब ये मेरा जो है एक केमिकल कंपाउंड या केमिकल फॉर्मूला उस कंपाउंड का यहाँ पर बन चुका है। रूल को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए। फर्स्ट रूल हमारा जो था, पॉजिटिव आयन को कहाँ लिखना था, LHS पे, मतलब राइट हैंड साइड पर। नेगेटिव को लिखना था लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव, और जो नेगेटिव है इसको राइट हैंड साइड पे हमने लिखा। फिर इनके चार्जेस को इग्नोर करते हुए हमने इनकी वैलेंसीज को एक्सचेंज किया, और एक्सचेंज की हुई वैलेंसीज को इनके लोअर राइट हैंड साइड पे लिख दिया। ये हमारा केमिकल फॉर्मूला था, ठीक है, ये हमने बनाना सीखा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉजिटिव आयन्स हैं और कौन कौन से नेगेटिव आयन्स हैं। मीन्स वैलेंसीज के बेसिस पे हमने इनको 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, दोनों को ही, केटायंस को भी और एनायंस को भी। मोनो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, डाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ट्राई इलेक्ट्रोपॉजिटिव और टेट्रा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सेम एनायंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मोनो इलेक्ट्रोनेगेटिव, डाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ट्राई इलेक्ट्रोनेगेटिव और टेट्रा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। तो हम आज क्या करेंगे, उन दोनों की ही जो है टेबल बना लेंगे, ठीक है। फिर टेबल बनने के बाद जब हमारे पास वो आयंस आ जाएंगे तो हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर उन आयंस को इसी तरह से एक्सचेंज करते हुए सभी टेबल्स में से मैक्सिमम 5 या 6 एलिमेंट्स लेकर के उनके चार्जेस को एक्सचेंज करेंगे। दैट मीन्स मोनो इलेक्ट्रोनेगेटिव को बनाएंगे हम चारों हमारे पॉजिटिव वालों के साथ। मीन्स मोनो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, डाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ट्राई इलेक्ट्रोपॉजिटिव और टेट्रा इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ बना देंगे। फिर हम वापस से लेंगे नेगेटिव में डाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट्स और उन्हें इन चारों के साथ उनका केमिकल कंपाउंड बनाकर देखेंगे। इससे होगा क्या, हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और हमें केमिकल फॉर्मूला को बनाने में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो एक बार मैं सबसे पहले केटायंस जो हैं हमारे, उनकी टेबल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। तो केटायन में हम, जैसे मैंने आपको बताया, मोनो का मीनिंग सबको पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। मोनो मीन्स 1, मीन्स जिनके ऊपर +1 पॉजिटिव चार्ज है वो होंगे मोनो की कैटेगरी में। जिनके ऊपर +2 है वो होंगे डाई, जिसके ऊपर +3 है वो होंगे ट्राई, और जिनके ऊपर +4 है वो होंगे टेट्रा, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है मुझे पेन चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। हम पेन चेंज करके फिर से लिख देते, इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस, जिनको हम बोलते हैं केटायंस। अब एक टर्म आप रेडिकल्स भी सीखते हो, है ना, बट हम अभी आयंस और रेडिकल्स में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं आयंस की आयन को ही कंसीडर करके हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो,
सबसे पहले हम बढ़ेंगे फर्स्ट है हमारे पास मोनो, सेम वही करके चलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, फिर डाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस एंड ट्राई इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन एंड टेट्रा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। मोनो की अगर हम बात करें तो जिसके ऊपर +1 चार्ज होगा, इस कैटेगरी में आता है H+ मीन्स हाइड्रोजन, फिर Li+ मीन्स लिथियम, फिर है Na+ मीन्स सोडियम, K+ मीन्स पोटेशियम, NH4+ मीन्स अमोनियम, देन यह हमारे पास है Hg+, इसको बोलते हैं मर्क्यूरस, है ना, ये हमारे पास हो गया मर्क्यूरस। ठीक, अब उसी तरह से हम किसके पास जाएंगे, पहले आप इसको एक बार ध्यान से देखें, ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि इन सब की जो वैलेंसीज है वो कितनी है, +1 ही है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ लिख देती हूँ एंड में सबसे, Cu+ हमारा जो है इसको बोलते हैं क्यूप्रस। अब आप देखोगे सेम यही वैलेंस CuHg फिर से आपको यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन बड़ी हुई वैलेंसीज के साथ। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, अस और इक, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगी तो इनका नाम चेंज होगा कि इक हो जाएगा। ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज जो एलिमेंट्स होते हैं कुछ, वो क्या कर सकते हैं, एक साथ 2 वैलेंसीज को शो कर सकते हैं, है ना, एक से ज़्यादा वैलेंसीज को शो कर सकते हैं। तो उनमें सबसे छोटी जो वैलेंसीज होती है उनको, उनके पीछे जो सफिक्स होता है वो हम यूज़ करते हैं OUS। ठीक है, एंड इनमें जो बड़ी वैलेंसीज होती है उसके लिए हम सफिक्स यूज़ करते हैं IC इक। दैट मीन्स ये है छोटी वैलेंसीज कॉपर की, तो यहाँ पे क्यूप्रस हमने इसको बोला है। अगर ये Cu+2 की फॉर्म में होगा तो हम इसको बोलेंगे क्यूप्रिक, जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे लिख करके दिखाती हूँ। डाई इलेक्ट्रोवैलेंट के अंदर हमारे पास होगा Ca+2, इसको बोलते हैं कैल्शियम। अब कैल्शियम के लिए हमने कोई अस और क्यों नहीं यूज़ किया, बिकॉज ये सिंपली सिर्फ ओनली सिंगल अपनी वैलेंसी शो करता है, वो कौन सी +2 होती है। तो मैं सभी एलिमेंट्स ऐसा नहीं करते हैं कि वो डिफरेंशिएट वेरिएबल वैलेंसीज को शो करें। आपने पढ़ा होगा, है ना, अपने जो प्रीवियस लेक्चर है उसी के अंदर वेरियस वैलेंसीज के बारे में। तो इनकी वेरियस वैलेंसीज नहीं होती, इसलिए इनका सिंपल नेम है जो इनका होता है। फिर हमारे पास है Mg+2, ये मैग्नीशियम आयन है। ठीक है, फिर Ba+2, दैट मीन्स बेरियम। सॉरी, देन हमारे पास यहाँ पर है Fe+2, फेरस। देखो आया ना US, दैट मीन्स इसकी छोटी वैलेंसीज है। मीन्स नेम को देखकर भी आप पता लगा सकते हो कि कौन सी वैलेंसीज बड़ी है, कौन सी वैलेंसी छोटी है। जब हम इनके कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो वहाँ पे फेरस लिखा हुआ होगा, फेरस सल्फेट, फेरस ये, फेरस कार्बोनेट। तो मीन्स यहाँ पर फेरस है, मीन्स इसमें आयरन की वैलेंसीज कैसी हो जाएगी, Fe+2। अगर फेरिक लिखा हुआ है तो मीन्स हमें वैलेंसीज कौन सी ली गई है वहाँ पर, Fe+3। तो देख करके नाम को पढ़ करके हम पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर होगा क्यूप्रिक, Cu+2। ठीक है, और यहाँ पे लिखा था मर्क्यूरस, तो यहाँ पर हमारा ये होगा Hg+2, यानी कि मर्क्यूरिक। अब हम ट्राई इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस की बात करें तो ये हमारे पास होगा Cr+3, इसको बोलते हैं क्रोमियम। फिर होगा हमारे पास
Al+3 aluminium and Fe+3 दैट मीन्स फेरिक। ये हमारी हो गई ट्राई। देखो देखते पता चल रहा है ना, +1 मोनो, +2 डाई, +3 दैट मीन्स ट्राई। अब टेट्रा में जो है हमारे पास यहाँ पे स्टैनिक, ये होता है हमारे पास Sn+4, ठीक है। फिर होता है प्लम्बिक। अब यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि प्लम्बिक है, Pb+4 है, इसका मतलब ये है कि इक लग गया है, इसकी छोटी वैलेंसीज कहीं ना कहीं होगी, और वो छोटी वैलेंसीज कहाँ पर होती है डाई में, वो होती है Pb+2 जिसको बोलते हैं प्लम्बस। और Sn प्लस दैट मीन्स स्टैनिक हमने इसका यहाँ पे यूज़ किया है। तो स्टैनिक वर्ड से देखो आपको क्या पता चल रहा है, मैं थोड़ा दूर हो जाती हूँ ताकि आपको सारे एलिमेंट जो है क्लियरली नज़र आए। तो जो स्टैनिक है उसमें भी कहीं ना कहीं हमको ये पता चल रहा है देख करके कि इसकी छोटी वैलेंसीज भी होगी, और वो छोटी वैलेंसीज क्या होती है, वो होती है स्टेनस यानी कि Sn+2। या मैं अलग से आपको शो कर देती हूँ। तो बहुत सिंपल है, Sn+2 अगर है तो आप उसके नाम के पीछे इक की जगह पे क्या लगा दोगे, स्टेनस लगा दोगे। तो ये हमारे हो गए इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, है ना। अब हम बात करते हैं, एक बार किसको देख लेते हैं, उनकी भी टेबल बना लेते हैं, उनकी किनकी, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस की। फिर हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है इनकी केमिकल फॉर्मूलाज को बनाएंगे। एक बार फिर से हम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस की टेबल बना करके देख लेते हैं कि वो भी क्या होती है, उनकी वैलेंसीज वगैरह, है ना। तो अब हम ड्रॉ करने वाले हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव आयंस, ठीक। इसमें भी सेम मोनो, फिर डाई, ट्राई और टेट्रा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो है मोनो, फुल नेम नहीं लिख रही हूँ, फिर डाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ट्राई इलेक्ट्रोनेगेटिव और टेट्रा इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो ड्रॉ करो इसे, है ना। अब हम इसमें मोनो में स्टार्ट करेंगे फ्लोरीन। तो नॉर्मल हमारा होता है, अगर नेगेटिव फॉर्म है तो फ्लोराइड ही हो जाएगा। फिर क्लोराइड, I-, आयोडाइड, फिर हमारा है ब्रोमाइड। और हाइड्रोजन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तरीके के आयंस बना सकता है। तो नेगेटिव आयन जो है इसका वो हाइड्राइड कहलाता है। HS-, ये H जो लगा हुआ होता है आगे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं बाय वर्ड, तो बाई सल्फाइड HCO3 माइनस दैट मीन्स बाइकार्बोनेट, है ना। फिर ये हमारा हो गया नेगेटिव वाले सारे आयंस। इसमें हम एक बार SO3 माइनस यानी कि बाय SO4 माइनस बच्चों बाय सल्फेट, इसका भी यूज़ हम करेंगे कंपाउंड्स को बनाने में, है ना। डाई वाले दैट में जिसके ऊपर डबल बॉन्ड्स होगा, तो S-2 यानी कि सल्फाइड, IDE यूज़ किया है हमने सल्फाइड, SO3-2 दैट मीन्स सल्फाइड, SO4-2 मीन्स सल्फेट। हाँ, इसके बाद हमारा यहाँ पर नेगेटिव में अगर हम देखें तो O-2 दैट मीन्स ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, यह बन चुका है इसका ऑक्साइड, राइट।
ऑक्साइड, एंड O2 माइनस 2 ये होता है हमारे पास परऑक्साइड। Cr2O7 माइनस 2 ये होता है डाइक्रोमेट। ठीक है, ये हमारे हो गए नेगेटिव आयन। इसमें CO3 माइनस 2 ये होता है कार्बोनेट। फिर हमारे पास होता है SO4, ये SO4 माइनस 2 सल्फेट हो चुका है ऊपर, है ना, ये कार्बोनेट हो गया। फिर ट्राई की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ट्राई में हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनके ऊपर कितना चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं P माइनस 3 दैट मीन्स फॉस्फाइड, PO3 माइनस 3 दैट मीन्स फॉस्फाइट, और PO4 माइनस 3 मीन्स फॉस्फेट। और टेट्रा की बात करें हम C4 माइनस कार्बाइड। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस की कैटेगरीज, जो चारों ही तरह की कैटेगरीज में होती है, मीन्स 4 तरह की वैलेंसी शो कर सकती हैं। अब इनसे रिलेटेड जो हमारे केमिकल फॉर्मूलाज हैं उनको हम हमारी जो आने वाली नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर इसको हम सीखेंगे किस तरह से हम इनको आपस में इनके वैलेंसीज को एक्सचेंज करके केमिकल फॉर्मूला को बना सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।